जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल जैन कॉलेज मधुबनी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। आज हम आप लोगों को ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक विचारधारा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यानी भूगोल के विकास में हम्बोल्ट महोदय के योगदान जो है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में भूगोल के क्षेत्र में हम्बोल्ट सबसे लोकप्रिय विद्वान थे। इनकी जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। देखिए कि इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए, तो इसको देखिए चलेंगे। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो सबसे पहला काम होता है परिचय, यानी कि हम्बोल्ट महोदय से जुड़ा हुआ जो परिचय है। इस परिचय को आप देखिए तो आप जानते हैं कि नवीन भूगोल यानी एक जो है कि प्राचीन भूगोल और आधुनिक भूगोल को ही नवीन भूगोल कहा जाता है। तो नवीन भूगोल का पितामह हम्बोल्ट महोदय और रीटर को कहा जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के महान विद्वान में से यह एक थे। भूगोल का नवीन भूगोल जो देख रहे हैं यानी आधुनिक भूगोल को विकसित वृक्ष के रूप में, जैसे वट वृक्ष को आप देखते हैं बहुत सारी शाखा एक विस्तार रूप ली हुई होती है, उस प्रकार से भूगोल के विकास में उसकी विकसित रूप देने का श्रेय हम्बोल्ट महोदय को जाता है। हम्बोल्ट महोदय के जो शोध है वह नवीन प्रवृत्ति यानी भूगोल में जो नवीन नई विचारधारा था उसको वह गति प्रदान किया। जैसे देखते हैं कि गतिशील भूगोल, व्यवस्थित यानी एक सिस्टमैटिक भूगोल यानी सिस्टमैटिक तरीका से क्रमबद्ध रूप से कैसे भूगोल का हम अध्ययन करेंगे, यह सभी का विकसित रूप जो है कि हम्बोल्ट के द्वारा ही दिया गया था। हम्बोल्ट मॉडल। अब आगे देखते हैं कि ये इनको चीर सम्मत काल यानी कि आधुनिक भूगोल जो है उसे ठीक 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो भूगोल की विकास हुई उस काल को चीर सम्मत काल से भी संबोधित किया जाता है। और चीर सम्मत काल का पितामह हम्बोल्ट को कहा जाता है। उस काल में उनके द्वारा जो भूगोल के क्षेत्र में विकास किया गया, विकास करने का जो प्रयास किया गया था उसमें जैसे विकसित नई नई विधि से जो तकनीक जो थी उससे दिशा निर्देश वर्णन, क्योंकि हम्बोल्ट जो भूगोल का वर्णन किए हैं उसमें अधिकतर उनका अनुभविक है, यानी वह विश्व में बहुत अधिक भ्रमण करने वाले भूगोलवेताओं में से एक हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन से ट्रॉपिकल रीजन के तरफ गए, क्योंकि जर्मनी जो है वह सब ट्रॉपिकल रीजन है यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में है। और वह जब दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में जब आए थे, ओरिनको नदी, यह सभी क्षेत्र जो है विषुवतीय क्षेत्र है, विषुवतरेखीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे आने के बाद जो उनके ऊपर अथवा आसपास जो जर्मनी के जो वनस्पति है, वहाँ के जीव जंतु है, इस प्रकार वहाँ जो भी वहाँ की मिट्टी जो देखा गया सब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का, और जब यहाँ ट्रॉपिकल रीजन पर यानी कि उष्ण कटिबंधीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्र का जब उन्होंने भ्रमण किया तो दोनों में जो अंतर आया उसको उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उसका वर्णन किए हैं।
अब देखिए कि सब ट्रॉपिकल रीजन, आप जानते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में एक लंबा समय जो होता है कि शीत होता है और अल्पकालीन जो होता है ग्रीष्म होती है। उस ग्रीष्म काल में भी जो तापमान आप देखिएगा तो वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास औसत टेम्परेचर जो होती है ग्रीष्म काल की, जबकि यह जो है इक्वेटोरियल और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जब यह विजिट किए तो वहाँ का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता था। अब इतना ज़्यादा डिफरेंट टेम्परेचर को बर्दाश्त करना भी एक मतलब कि डिफ़िकल्ट था। तो हम्बोल्ट बहुत परिश्रमी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो अनुभव किए उसी को परीक्षण के आधार पर संकलित करके और उस नमूना को अनुभवी जो है कि उन्होंने अपना बहुत सारे ग्रंथों को लिखे हैं। इस कारण से हम्बोल्ट को अनुभविक भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। अब देखिए जीवनी उनका जो है, हम्बोल्ट का जीवनी को देखिए। हम्बोल्ट महोदय का जन्म जो है बर्लिन शहर में हुआ था। उस समय के तत्कालीन राजशाही परिवार में उनकी जन्म हुई थी। बचपन से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक उनका जो पठन पाठन की क्रियाकलाप जो थी, यानी प्राथमिक पठन पाठन की क्रिया, वह घर पे ही हुआ था, एक प्राइवेट टीचर के द्वारा किया जाता था। 18 वर्ष की उम्र के बाद जब यह घर से बाहर निकले तो यह प्रथम उच्च शिक्षा के लिए जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में पहले अध्ययन किए। उसके कुछ समय बाद फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने वनस्पति विज्ञान, खनिज विज्ञान एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में गहन अध्ययन किए थे। और वहीं पे फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय में के जो उस समय के विश्व विख्यात वनस्पति भूगोलवेत्ता यानी भू विज्ञानवेत्ता जो वार्नर महोदय थे, उनका वह हम्बोल्ट महोदय शिष्य थे। यानी फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय में भूविज्ञानवेत्ता वार्नर महोदय के शिष्य थे। 1789 में राइन घाटी की जो भूविज्ञान पर इन्होंने एक राइन बेसाल्ट नामक एक पत्रिका प्रकाशित किए थे, यानी कि एक आर्टिकल्स को इन्होंने पब्लिश करवाए जो 1789 में। अब देखिए 20 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई थी तो इन्होंने उस उम्र में इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, उत्तरी फ्रांस, यह सभी जो पश्चिमी यूरोप का देश है वहाँ पे इन्होंने भ्रमण कर चुके थे, क्योंकि हम्बोल्ट जो है कि एक भ्रमणकारी भूगोलवेत्ता थे। अब उस भ्रमण के दौरान इन्होंने जो क्षेत्र का अनुभव किया उसको इन्होंने अपने ग्रंथों में उकेरने यानी लिखने का हर संभव प्रयास किए थे। अब देखिए 1791 ईस्वी में प्रथम बार इन्होंने खनिज विभाग में, यानी इनकी जो 1791 ईस्वी में हम्बोल्ट महोदय को खनिज विभाग में इनकी नियुक्ति हुई थी। खनिज विभाग में कार्य करते हुए उन्होंने दक्षिणी जर्मनी का पूरा बृहद भ्रमण किए, विस्तार से दक्षिणी जर्मनी का इन्होंने खनिज विभाग में कार्यरत रहते ही इन्होंने दक्षिणी जर्मनी का विस्तार से भ्रमण किए। और 1797 ईस्वी में एक इनके साथ एक बड़ी हादसा, यानी कि इनकी माँ की देहांत हो जाती है। और माँ के देहांत के बाद यह जो है कि
अब इनका मन होता है कि अब हम अलग अलग भ्रमण करेंगे, क्योंकि हम्बोल्ट महोदय एक बैचलर यानी कि अविवाहित भूगोलवेत्ता थे, जिनके कारण मां की मृत्यु के बाद इन्होंने राजकीय सेवा के पद से, यानी जो खनिज विभाग में या कार्यरत थे, उससे वह त्याग पत्र दे देते हैं मां की मृत्यु के बाद। और फ्रांस के यानी स्पेन जो देख रहे हैं, स्पेन का बहुत सारा उपनिवेश था, जो नई दुनिया जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है, उस समय की जो नई दुनिया थी, यानी उस समय तत्काल उसकी खोज ही हुई थी। तो वहाँ क्या था कि स्पेन का बहुत सारे उपनिवेश था। अब उस उपनिवेशीय क्षेत्र में भ्रमण के लिए हम्बोल्ट महोदय को जाने की इच्छा थी। तो स्पेन के शाही अनुमति के पश्चात उन्होंने 4 जून 1797 में अपनी प्रसिद्ध यात्रा और लंबी यात्रा अमेरिका के तरफ किए, यानी दक्षिणी अमेरिका समुद्री मार्ग से। उस समय इनके यात्रा में इनके मित्र के तौर पे उस समय के महान वनस्पति विज्ञानवेत्ता एम बॉन्ड लैंड भी गए थे, यानी कि हम्बोल्ट के साथ एक वनस्पति विज्ञानवेत्ता एम बॉन्ड लैंड महोदय भी गए। अब देखिए जो स्पेन, तो आप इस मानचित्र में जो देख रहे हैं, देखिए कि यहां पे तो देखिए यह जो देख रहे हैं, तो यहाँ स्पेन है, और यहाँ से क्या है कि यह ऐसे समुद्री मार्ग से यह हम्बोल्ट महोदय पहुँचते हैं अमेजन नदी वाली जो क्षेत्र है, यहाँ जो देख रहे हैं, इस क्षेत्र में जो है समुद्री मार्ग से यह गए। और उसके बाद इन्होंने वहाँ पैदल भ्रमण करते हुए यहाँ अमेजन बेसिन जो देखते हैं वहाँ पे किए। यह अब यहाँ जो देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग के पूर्वी छोर से इन्होंने पश्चिमी छोर तक अपनी यात्रा किए थे। इसके दौरान क्या है कि इन्होंने बहुत सारी जो देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नाव के द्वारा भी अमेजन और ओरिनको नदी, यहाँ पे जो ओरिनको नदी है, तो यह क्षेत्र में भी उन्होंने नाव के द्वारा भ्रमण किए थे, नौपथ के मार्ग से, जो नाव के। और यहाँ पे जो रॉक एंडीज पर्वत जो देख रहे हैं, तो यहाँ चैम्बर लीजो जो माउंटेन है, जो देखते हैं कि आपको ज्वालामुखी, वह जो नई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी, उसका भी उन्होंने विजिट किए। इस प्रकार देखते हैं कि हम्बोल्ट महोदय यहाँ से भ्रमण करते हुए जब यह सभी क्षेत्र में आए और विस्तृत भ्रमण, यहाँ पे लानोज घास का मैदान है, जिस लानोज घास के मैदान का भी इन्होंने विस्तृत भ्रमण किए थे। और यह सभी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है, और जबकि हम्बोल्ट महोदय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पले और बढ़े थे, जिसके कारण तापीय जो अंतर था, तापांतर का प्रभाव भी उनके शरीर पे पड़ रही थी। इसी क्रम में यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार उनके पैर की मांसपेशियों में खिंचाव हो जाने के कारण वह आजीवन लंगड़ाते रहे, फिर भी उनकी हौसला बढ़ती रही, वह कभी भी उससे विचलित नहीं हुए।
यही रॉकी पर्वत पे ही जब यह मतलब एंडीज पर्वत पे ही जब यह थे, उस पेज में एक सूर्य ग्रहण लगी। तो सूर्य ग्रहण के समय भी देखने के कारण इनको डायरेक्ट जो थी उसके कारण इनका चेहरा भी झुलस गई थी और कुछ विजुअल प्रॉब्लम भी आ गई थी। फिर भी इन्होंने विचलित नहीं हुए और यह विजिट करते हुए हम्बोल्ट महोदय जब पनामा के पास पहुंचते हैं तो पनामा जो देखते हैं, आज जो पनामा नहर है, इस पनामा नहर का कंसेप्ट जो है प्रथम बार हम्बोल्ट महोदय के द्वारा ही दिया गया था, जो इन्होंने बताए थे कि इतनी लंबी जो स्थलीय मार्ग जो देखते हैं स्थल और दोनों तरफ जो रॉकी और एंडीज पर्वत के कारण प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का बहुत प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाने के लिए लंबा दूरी तय करनी पड़ती थी। तो हम्बोल्ट महोदय बताए कि यह सक्रिय पार्ट जो है पनामा वाली, अगर इसको काट कर नहर बना दी जाए तो क्या होगा कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच की जो ट्रैवलिंग दूरी है वह घट जाएगी। यह देखिए, इसी के साथ इन्होंने विस्तृत भ्रमण करते हुए जो है मैक्सिको, क्यूबा, यह सभी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जब यह अमेरिका पहुंचते हैं तो यह है। अब देखिए कि इनका उसी क्रम में जब देखिए चलते हैं तो अमेजन बेसिन, एंडीज पर्वत के जो शिखर है वहाँ पे वेनेजुएला का, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका का जो उत्तरी छोर पे देखते हैं कि वेनेजुएला कंट्री देश है, उस वेनेजुएला का भी यात्रा प्रारंभ किए थे कि उस समय यह सभी बहुत सारी कंट्रियाँ जो थी कि स्पेन का उपनिवेश हुआ करता था। ओरिनको नदी की जो ऊपरी घाटी है वहाँ नाव से ही इन्होंने अपनी दूरी तय किए थे। उस समय सबसे नई दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो थी चिम्बोरेजो, उस पे भी इन्होंने विजय प्राप्त किए थे, वहां भी उन्होंने गए थे। यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत था, जो ज्वालामुखी का जो काल्डेरा जो बनते हैं उस काल्डेरा के अंदर घुस के भी इन्होंने उसका अध्ययन किए थे। अब देखिए कि क्या है कि जब दक्षिणी अमेरिका की यात्रा यानी मैक्सिको से होते हुए जब यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात उस समय की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, जो 1804 ईस्वी में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे जेफरसन महोदय। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से फिर वह समुद्री मार्ग से ही यह फ्रांस के तरफ लौटते हैं और फ्रांस लौटने के बाद वहाँ जो है कि 1827 ईस्वी फ्रांस में वह 30 वर्षों तो जर्मनी जब वह जर्मनी यानी माँ की मृत्यु के बाद जब यह जर्मनी से जब निकले थे तो 30 वर्षों तक जर्मनी से बाहर इन्होंने अलग अलग देशों का भ्रमण करते रहे। उसी क्रम में जब देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, जब यह जो इंग्लैंड वाले यानी कि यूरोपियन लोगों के प्रवेश से पहले वहाँ का मूल निवासी रेड इंडियन हुआ करता था, जिस रेड इंडियन के बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किए थे और उस पे इन्होंने अपना एक ग्रंथ भी लिखे हैं। अब देखिए कि क्या है कि 1827 ईस्वी में पुनः यह जर्मनी आते हैं और 1827 ईस्वी में जब जर्मनी आने के बाद उस समय की जो राजा वहाँ थे, राजकुमार के सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति होती है, राजा के सलाहकार के रूप में। और उसी पेज में इनकी मुलाकात जर्मनी के एक
लोकप्रिय भूगोलवेत्ता रीटर महोदय से होती है। और रीटर महोदय से जब मुलाकात के बीच इनके जो है कि और भी जो है कि निरंतर यानी भौगोलिक चिंतन के प्रति और दर्शन के क्षेत्र में इनकी जागरूकता और बढ़ जाती है रीटर से मुलाकात के बाद। 1829 ईस्वी में रूस की वर्तमान सरकार की विशेष आमंत्रण पर यह जो है कि रूस जाते हैं भ्रमण के लिए। रूस में यूराल पर्वत, पश्चिमी साइबेरियाई क्षेत्र, अल्टाई पर्वत में जो बृहद पैमाने पे खनिज की जो भंडार थी उसके आकलन के लिए यह जो रूस में आमंत्रित किए गए थे। यह उसी पेज में यूराल पर्वत में जो खनिज पदार्थ में जैसे स्वर्ण का भंडार था उसके बारे में भी हमबोल्ट महोदय ने उस समय बताए थे। और जब खनिज संपदा और ये सबको ज्ञात करने के बाद इन्होंने फिर जो है कि अपने जर्मनी रिटर्न होते हैं और 1859 ईस्वी में जर्मनी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय जर्मनी के राजा एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित कर देता है और राजकुमार रीगेंट ने उनके को विशेष श्रद्धांजलि प्रदान किए थे, जो ऐसा बहुत कम लोगों को ही अवसर प्रदान होता है कि जिसको राजकुमार यानी उस समय के राजा जो होते थे वह विशेष श्रद्धांजलि प्रदान किए थे। तो हमबोल्ट महोदय एक महान भूगोलवेत्ता थे जो आज भी हम उनके ख्याति को याद करते हैं। अब देखिए कि उनकी कुछ रचनाएं हैं। जब इन्होंने भ्रमण किए तो अपने भ्रमण के काल में जो वहाँ की वनस्पति, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वहाँ की जो समाज थी उसका एक्टिविटी, सोसाइटी, यह किस प्रकार की थी, सबका जो इन्होंने अनुभविक अध्ययन किए थे उस पर इन्होंने अलग अलग जो है कि ग्रंथ लिखे यानी बुक। और यह जो है कि अपने पूरे परिवार मतलब परिवार का जो पैसा था वह एक जो था संपत्ति वह भ्रमण में ही व्यतीत कर दिए थे। और जिंदगी भर मतलब इन्होंने लगभग एक अपने जीवन काल का एक लंबा समय भ्रमण पे ही अपना व्यतीत किए थे। और उससे जो अनुभव हुआ उसके आधार पर इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वह ग्रंथ को देखिए। एक राइनलैंड बेसाल्ट नामक एक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किए थे जो 1789 ईस्वी में। उसके बाद देखिए कि इनका जो है प्रकृति दिग्दर्शन यानी प्रकृति का दिग्दर्शन 1847 ईस्वी में। दोनों गोलार्धों की चट्टानों की विशिष्ट स्थिति पर भू विज्ञान का लेख यानी जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की चट्टानों की जो विशिष्ट स्थिति है यानी दोनों में जो अंतर है उसका भूवैज्ञानिक लेख इन्होंने 1823 ईस्वी में लिखे थे। जब यह रूसी सरकार के निमंत्रण पर रूस में गए तो रूस से आने के बाद इन्होंने एशिया सेंट्रल नामक पुस्तक लिखे 1829 ईस्वी में। जो उस समय वहाँ जो खनिज पदार्थ यानी यूराल, अल्ताई और पश्चिमी साइबेरियाई क्षेत्र में जो है खनिज का बृहत भंडार था उस पे उन्होंने अपना सेंट्रल एशिया नामक पुस्तक प्रकाशित किए थे। अब देखिए कि जो नई दुनिया यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता था।
उस नई दुनिया के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा के दौरान उन्होंने जो विशेष अनुभव जो उनको हुई थी, विशेष अनुभव को आप समझिए, क्योंकि हम्बोल्ट महोदय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के थे जहां लंबा समय ठंडा पड़ता है और अल्पकाल ही ग्रीष्म होती है, जबकि यह विषुवत रेखीय प्रदेश का जब भ्रमण कर रहे थे एक लंबे समय तक, तो वहां पे जो देखते हैं कि वहां ठंडा पड़ती ही नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने प्रकार की समस्या इनको झेलना पड़ा होगा। आज जैसी साइंटिफिक विकास यानी यह विकास नहीं थी कि हम कब और कहां कैसे कैसे कौन कपड़ा पहन के नहाना है, यानी पहनावा उरावा पे भी इनका कितना असर पड़ा होगा, क्योंकि वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के थे तो वहां अधिकतर समय वूलन क्लॉथ पहनते होंगे, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जब उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन में जब आए तो वहां पता चला क्या कि अब यह कपड़ा पहनने लायक भी नहीं रहा। तो यह अनुभव शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो वनस्पति देखते हैं, जहां बर्फबारी होती है तो वहां कॉनिकल फॉरेस्ट होती है, कोनधारी वन, जबकि यहां देखा गया विषुवत रेखीय प्रदेश में तो यह सदाबहार वन थी। यहां पे 12 महीना प्रत्येक दिन बारिश हो रही थी और मूसलाधार बारिश। तो इस प्रकार के जो अंतर उनके नजरों के सामने आई, तो इसका विशेष जो अनुभव हुआ उस पे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ को 1815 से 1820 तक इन्होंने पूरा किए, जिसका नाम है नई दुनिया के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा पे विशेष आधुनिक वर्णन, यानी विशेष रूप से आधुनिक वर्णन। वहां के लोगों में भी देखते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र जो था शेड्यूल ट्राइब का था, यानी असभ्य कल्चर, जो कबीलाई संस्कृति की, जबकि हम आप यहाँ जो अमेरिका, जो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यह सिविलाइज संस्कृति थी, तो यह संस्कृति की भी जो अंतर नजर आई, तो यह सभी जो देखते हैं कि वहां के लोग शिकार करते थे, जबकि यहाँ के लोग खेती करके अपना भरण पोषण करते थे। यहाँ के लोग उद्योग से परिचित थे, जर्मन के लोग, जबकि वहाँ नई दुनिया में जब गए तो वहाँ के जो मूल निवासी वह उद्योग धंधा से परिचित नहीं था। खनिज संपदा होने के बाद भी खनिजों का दोहन किस प्रकार से किया जाए अपने, इससे वह परिचित नहीं थे। तो यह सभी स्थिति को जो वहाँ पे जो है कि बहुत सारी सांस्कृतिक जो डिस्पैरिटी जो नजर आई, उस पे भी उन्होंने जो अनुभव हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखे नई दुनिया की जो विशेष जो बुक लिखी गई। इसके अपेक्षा जो देखिए कि स्पेन का जो उपनिवेश था, तो उस उपनिवेश के पहलू में जो राजनीतिक लेख, यानी कि सभी राजनीतिक, यानी उपनिवेश होता था तो एक जगह से जाके दूसरे जगह कुछ अपने लोगों को बसाते थे, जो प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और वहाँ के संसाधनों पे अपना अधिकार करना, जबकि वहाँ के मूल निवासी जो होता था उसको मजदूर बना लेना। उपनिवेश का यही एक कंसेप्ट हुआ करता था। अब वहाँ की जो राजनीतिक पॉलिटिक्स जो होता था, पॉलिटिक्स, उस पे भी उन्होंने 1822 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखे, जिसको स्पेनिश उपनिवेश के विभिन्न पहलुओं पे राजनीतिक लेख, यानी वह राजनीतिक भूगोल से संबंधित एक ग्रंथ इनका है कि दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशजों, जिसको आप आज भी जानते हैं, जिसकी संख्या अब नग्न हो गई है, जिसको रेड इंडियन कहा जाता था, तो आज भी रेड इंडियन ही कहा जाता है। तो रेड इंडियन जो है कि वहां के जो मूल वंशज जो थे, यानी बाहरी जो यूरोपियन लोग जो माइग्रेट किए, उससे पहले वहां के जो लोग थे उसको वह मूल निवासी वहां कहा गया जो रेड इंडियन। तो रेड इंडियन के मूल वंशजों, उसके मूल वंशज जो है उस पर भी उन्होंने एक लेख लिखे। उसके अपेक्षा जो देखते हैं कि मैक्सिको और क्यूबा के प्रादेशिक वर्णन किए, जो एग्रीकल्चर के तौर पे देखते हैं, जो क्यूबा
गन्ना की खेती के लिए, जो गन्ना का बहुत हद तक कुछ लोग कहते हैं कि वह जन्मस्थली भी है, तो वहाँ जो देखते हैं मैक्सिको और क्यूबा वाला जो प्रदेश है उसका प्रादेशिक वर्णन किए। इसके अपेक्षा हमबोल्ट महोदय का एक लोकप्रिय और प्रचलित ग्रंथ है जो 5 खंडों में लिखा गया है, वह कॉस्मस है। उसकी एक खंड उनकी मृत्यु के पश्चात पूरी हो पाई थी, जो कि 1845 से लेके 1862 ईस्वी तक कॉस्मस ग्रंथ की जो लिखने का काम उन्होंने किए, जो एक बृहत ग्रंथ है जो 5 खंडों में विभाजित है। इसके अपेक्षा देखिए कि हमबोल्ट के अनुसार हमबोल्ट का योगदान कहाँ कहाँ है। तो देखिए हमबोल्ट महोदय के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं के विभिन्न रूपों एवं घटकों में अंतर आ जाता है। जैसे आप देखते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आप वनस्पति को ही देखिए, उसमें अंतर आती है। वहाँ ज्योग्राफिकल जो घटना होती है, हवा का, तापमान का, आर्द्रता का, यह सभी में जो भिन्नता होती है, अंतर होती है, इसी को उन्होंने कॉस्मोस के अंतर्गत बताए हैं, जिसमें उसका 2 पार्ट यानी ब्रह्मांड वर्णन और दूसरा जो है भौतिक भूगोल, यानी 2 पार्ट जो देखते हैं, जो 5 खंड में लिखी गई है। ब्रह्मांड वर्णन के अंतर्गत उस समय का ज्ञात जो सौरमंडल था, सौरमंडल का ग्रह की सभी पहलुओं का वर्णन उसमें किया गया है। यानी उस समय तक जो ब्रह्मांड में जो सौरमंडल की जो ज्ञात थी उसकी विभिन्न पहलुओं का उसमें वर्णन किया गया है। दूसरा जो देखते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूतल से संबंधित पदार्थों का वर्णन, यानी भूतल से संबंधित पदार्थ जैसे देख रहे हैं कि मिट्टी है, जीव जंतु है, इसकी अपेक्षा तापमान है, आर्द्रता है, ज्वालामुखी की उद्गार है, कहीं मरुस्थलीय है। तो यह सभी का जो है कि भूतल से संबंधित जो क्षेत्र, तो उसका इन्होंने जो भौतिक भूगोल में वर्णन किए हैं। अब इनका एक प्रचलित जो कंसेप्ट है वह कहते थे एकता की विचारधारा। यानी इनका कहना है, हमबोल्ट महोदय यह कहते हैं कि वो अपने कॉस्मस में ग्रंथ में लिखते हैं प्राकृतिक के तत्वों को अंतर्निर्भरता, यानी प्राकृतिक में जितने नेचुरल एलिमेंट्स है वह सभी एक दूसरे से अंतर्निर्भरता को स्पष्ट करता है, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आज भी हम लोग देखते हैं कि वातावरण में जो डस्ट है, पार्टिकल, धूल कण है, उसका भी हम लोगों के शरीर से बहुत घनिष्ठ संबंध है। तब तो देखते हैं कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आज देखते हैं कि धूलकण आके यह शरीर पे चिपक जाता है। जब हम लोग नहाने के क्रम में क्या करते हैं, उसको बाहर करते हैं। अगर वह क्रिया नहाने का प्रवृत्ति नहीं होती तो एक लेयर हमारे शरीर के ऊपर भी बैठ जाता डस्ट पार्टिकल्स का। जैसे सरफेस के ऊपर देखते हैं जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होती है, तो वहां देखिए डस्ट का किस प्रकार एक लेयर बैठा हुआ होता है और वह वहां की क्लाइमेटिक स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है। तो यह देखते हैं, तो यही चीज को वह कहते हैं कि पृथ्वी को एक जैविक एवं अजैविक इकाई माना है। उन्होंने पृथ्वी को क्या किए, एक जैविक एवं अविभाज्य इकाई, यानी पृथ्वी क्या है कि ये बायोटिक और अविभाज्य इकाई है। उनके अनुसार भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता की प्रतिबिंब व्याप्त है। यानी जो देखते हैं प्रकृति की संपूर्णता पे प्रतिबिंब, यानी हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए क्लाइमेट का संबंध वनस्पति पे है, क्लाइमेट का संबंध हम लोगों के शरीर पे है,
जैसे आप अपने यहाँ देखिए कि हम लोग सांवला कलर के हैं, चले जाते हैं ब्रिटेन में तो वहाँ के लोग मिल्की वाइट हैं। वह किस कारण से? तो क्लाइमेटिक यानी तापमान के कारण से, ह्यूमिडिटी के कारण से। दक्षिणी भारत वाला, दक्षिण का भारत का जो देखते हैं एकदम सांवला कलर का है। इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि क्या है कि उसका डायरेक्ट प्रभाव जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। उसी प्रकार वनस्पति वाले क्षेत्र में भी देखते हैं, जहां बारिश होती है वहां सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जहां वर्षा का अभाव होता है वहां पतझड़, और जहां बारिश न के बराबर होती है वहां मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या है कि नेचुरल एलिमेंट्स का जो है एक दूसरे से बहुत ही क्लोज घनिष्ठ संबंध है। इसी संबंध को जो है कि हमबोल्ट महोदय ने हर संभव बताने का प्रयास किए हैं कि कैसे एक दूसरे से जो है कि घनिष्ठ संबंध है जैविक और अजैविक तत्वों का भी। जैसे आप देखिए ध्रुवीय क्षेत्र के जो कुत्ता, जैसे हम लोग झालर वाले जो कुत्ता पालते हैं और यहाँ वाले जो कुत्ता होता है, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में जो देखते हैं कि ठंड अधिक पड़ती है तो उसके ऊपर इतना ज्यादा वाल होता है कि उसकी स्किन को आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने उसको उसी प्रकार से बनाया है। अब वही कुत्ता को जब देखते हैं, जब हमारे यहाँ के कुत्ता, तो देखिए कि उसके शरीर पे जो वाल कम होती है। उसी प्रकार मानव के शरीर पे भी देखिएगा सब कुछ जो है कि क्या है कि प्रकृति जो है कि अपने वहाँ की जो जलवायु की स्थिति होती है उसके अनुकूल ढालती है। वनस्पति को, जीव जंतु को, कीड़ा मकोड़ा को, मिट्टी को, यानी जो सॉइल चट्टान या देखते सबका क्लोज संबंध होता है। इसके अपेक्षा देखिए कि अब क्या है, भौतिक या व्यवस्थित भूगोल। हमबोल्ट महोदय भौतिक या व्यवस्थित भूगोल, जिसको यानी कॉस्मस ग्रंथ में भूतल का वर्णन करते समय धरातलीय स्वरूप का, यानी जब वह भूतल का वर्णन कर रहे थे तो उस समय जैसे एक सिस्टमैटिक तरीका से यानी व्यवस्थित रूप में उसका अध्ययन करने का, वर्णन करने का उन्होंने प्रयास किया है। जैसे तत्व में जैसे ज्वालामुखी है, चट्टान है, भूकंप है, जलवायु विज्ञान है, ऋतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, मानचित्र कला यानी कि मानचित्र के द्वारा भी प्रदर्शित करने का, खनिज विज्ञान आदि पे प्रकाश डाले हैं सिस्टमैटिक तरीका से। यह हमबोल्ट का जो है व्यवस्थित भूगोल का एक, जिसको भौतिक भूगोल भी कहा जाता है। हमबोल्ट के अनुसार जैसे देखते हैं तो हमबोल्ट महोदय जो है सामुद्रिक स्थिति एवं उसके प्रभाव से, यानी जैसे देखिए कि समुद्र के आसपास रहने वाले और समुद्र से दूर रहने वाले लोगों पे भी समुद्र का मतलब समुद्र के करीब होता है तो उसके वहाँ आसपास रहने और वनस्पति जो होता है उस पे सामुद्रिक प्रभाव होता है। जैसे आप देखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट, वहाँ देखिए कि वह समुद्री प्रभाव के कारण जैसे देखिएगा उसके बहुत सारा इस प्रकार ऐसे उसकी वनस्पति में फोल्ड होती है, तो वो सामुद्रिक प्रभाव के कारण। उसी प्रकार मानव के ऊपर भी जो समुद्र के किनारे होता है तो वहां पे बहुत सारी सामुद्रिक घटना घटित होती रहती है, जिसके कारण समुद्र के किनारे वाले जो मानव होते हैं वह साहसी और धैर्यवान होते हैं। उसमें साहस होता है, धैर्य के साथ काम लेते, क्योंकि वह हमेशा प्राकृतिक आपदा को झेलते झेलते वह साहसी हो जाते हैं। उसके बाजू में जो होता है कि शक्ति, क्योंकि नाव खेपने के लिए वो अपने भोजन प्राप्ति के लिए जो है मछली, समुद्र से जो मछली और इस सब के लिए, जिसके कारण उनके बाजू जो होता है स्ट्रांग होता है। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि हमबोल्ट महोदय भी जो बताने का संभव जो है तो वह बताते हैं हेलेनिक राष्ट्र एक जो था उस समय का, जहां की सभ्यता दुर्गति के विकास भी अनुकूल स्थिति एक जलवायु से हुआ है। यानी कि जो कौन सी सभ्यता कैसे विकसित होगी इसके बारे में भी हमबोल्ट महोदय बताते हैं कि जो वहाँ की जो जलवायु की स्थिति होगी वैसी ही सभ्यता विकसित होगी। जैसे आप ले सकते हैं भारत को, तो देखिए कि हमारे यहाँ जो उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है
तो उष्ण आर्द्र मानसूनी वाले जलवायु वाली जो क्षेत्र होती है उस क्षेत्र के लोग डरपोक, आलसी और भ्रम में पलने वाले होते हैं। उनके मानसिक पटल पे हमेशा भ्रम पैदा होते रहता है और यही भ्रम जो है कि अनेकों देवी देवता का रूप में तब्दील हो जाता है, क्योंकि पल पल जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती रहती है वह दैविक शक्ति का रूप के तौर पे पहचान, क्योंकि हमारी जो भ्रम है, मानसिक भ्रम, डरपोक, यही कारण यहाँ के लोग जो डरपोक और आलसी थे, तो देख रहे हैं कि जब हमारे पश्चिमी एशिया वाले लोग जब भारत में आक्रमणकारी जिसको हम कहते हैं, तो वह आक्रमणकारी क्योंकि वहाँ के लोग को जैसे देखते हैं कि वह मरुस्थलीय क्षेत्र के थे। अगर जलवायु की स्थिति के तौर पे देखेंगे तो जिसको खाने के लिए भोजन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए सही से कपड़ा तक नहीं मिल पाता था। और जब वह व्यक्ति क्या हुआ कि जब इधर भारत की तरफ बढ़ा तो यहाँ हरा भरा क्षेत्र था, पीने के लिए यहाँ पानी की नदियां बहती थी, हरा भरा खेत होता था। अब वह व्यक्ति तो परिश्रम करके जो भोजन, तो वह तो धैर्य और साहसी था ना, जिसके कारण वह भारत पे आया और यहाँ के लोग पे आक्रमण किया और यहाँ के लोग उसके आक्रामकता से पराजित हो गए और देवी देवता को मन्नत मांगने लगे और क्या क्या चीज, जिसके कारण वह जो है कि उसको बहुत आराम से ही भारत को गुलाम बनाते चले गए। तो यह भी एक जलवायु की स्थिति के कारण ही हुआ, क्योंकि हमारी मानसूनी जलवायु जो है कि उसको आलसी बना देता है, जबकि वह कठोर जलवायु का था, तो वह मतलब धैर्य और साहस वाले थे। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने यह सभ्यता और संस्कृति की भी जो विकास, जिसमें जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह हम्बोल्ट महोदय के द्वारा बताया गया है। अब देखते हैं कि ओएनियन एवं यूनान वासियों के क्रियाशील जीवन को भी विकसित के लिए प्रकृति ने उन्हें संपन्न क्षेत्र एवं अनुकूल परिवेश प्रदान किया है। जैसे आप देखिए कि जो यूनानी सभ्यता जो विकसित हुई थी, अथवा मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखते हैं, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता को देखते हैं, प्रकृति ने उसके अनुकूल वहां वैसी परिस्थिति क्रिएट की थी जिसके कारण वह सभ्यता विकसित हुई थी। आज जो गंगेटिक प्लेन की जो सभ्यता देख रहे हैं, वह प्रकृति उसको जो एक प्रदान कर रही है ऐसी, जिसके कारण यह एक विकसित सभ्यता के तौर पे तब्दील हो रही है। तो इसी को हम्बोल्ट महोदय भी बता रहे हैं कि अनुकूल परिवेश का प्रदान की। अब देखिए उनकी संकल्पनाएं जो है, तो संकल्पना जो कॉस्मोस ग्रंथ के जो प्रथम खंड में जो उन्होंने बताया वह 7 संकल्पना है। इसको देखिए कि पहला संकल्पना यह है कि भूतल मानव निवास के रूप में, यानी यह बताते हैं कि भूमि जो है वह मानव निवास के रूप में, यानी भूमि के ऊपर मानव अपना निवास स्थान क्रिएट करता है। दूसरा कंसेप्ट इनका है कि भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में, यानी भूगोल को इन्होंने क्रोनोलॉजिकल साइंस, क्रोनोलॉजी साइंस जो देखते हैं कि क्षेत्र विवरणी विज्ञान के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है भूगोल को, क्षेत्र विवरणी विज्ञान के रूप में। तीसरा पॉइंट देखिए, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। यह इनका कंसेप्ट क्या है कि जो सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, यानी सामान्य भूगोल में इन्होंने क्या बताया, जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स और मानव यह सभी के बीच में जो क्लोज घनिष्ठ संबंध है, तो उसको उसी को यह बताते हैं कि वह भौतिक भूगोल है। यानी सामान्य भूगोल को ही इन्होंने भौतिक भूगोल का श्रेणी में। अब देखिए भूगोलों का संबंध विज्ञान से है। यह कहते हैं भूगोल जो है उसका संबंध विज्ञान से है। आज भी भूगोल को जैसे देख रहे हैं कि यह साइंटिफिक विषय है। अगर धार्मिक विचारधारा को अगर दूर करके अगर भूगोल को आप भूगोल के नजरिया से अगर देखना प्रारंभ कीजिएगा तो यह एक प्योर साइंस है। भूगोल के नजरिया से अगर आप देखते हैं तो अब देखिए कि यहां के जो है कि विश्व घटनाओं की विशद रूपता, यानी विश्व की जितनी भी घटनाएं घटित होती है वह सभी घटनाओं में कहीं न कहीं एक रूपता होती है।
विश्व की जितनी भी घटनाएं घटित होती रही है उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट की, यह सभी में एक रूपता होती है। अब देखिए छठा पॉइंट जो है, भूगोल में घटनाओं की विभिन्न रूपता होती है। फिर कहते हैं कि भूगोल में जितनी घटनाएं होती है उसमें विभिन्नता में रूपता होती है। जैसे देखिए, जैसी तापमान की वृद्धि होती है तो समुद्री क्षेत्र से क्या होता है, वाष्प में तब्दील होती है, और जब वह वाष्प को लेगी और वहां HP का बेल्ट हो जाएगा, और वही तापमान स्थल के ऊपर जब होती है तो वहां जल के अभाव में वहां की हवा सूखा हो जाता है, सूखी होती है, और जिसके कारण वह LP का यानी लो प्रेशर का बेल्ट हो जाता है। तो जब समुद्र से हवा स्थल के तरफ चलने लगती है तो समुद्री क्षेत्र से ग्रहण की गई नमी को स्थल के ऊपर पहुंचा देती है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि जब, और उससे क्या होता है कि बहुत घनिष्ठ संबंध वहां देखें तो इसी चीज को वह बताते हैं कि भूगोल में घटनाओं की विभिन्न रूपताओं, जब देखते हैं कि बहुत, जैसे कि ज्वार भाटा है, बवंडर का, चक्रवात का, यह सभी जो देखते हैं बहुत सारी जितनी भी घटनाएं होती है उसमें एक रूपता होती है। जैसे देखिए कि अगर चक्रवातीय क्षेत्र, तो देखिए चक्रवातीय क्षेत्र किस बेल्ट में, वह पूरे, चाहे वह आपका भारत वाला हो, अमेरिका वाला हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो देखिएगा वह एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट में चक्रवात की ओरिजिन होते रहती है। उसी प्रकार ज्वालामुखीय क्षेत्र जो देखते हैं तो ज्वालामुखी का भी एक बेल्ट है कि वहां भी एक रूपता, वह ज्वालामुखी चाहे भारत में उजागर हो, चाहे वह पाकिस्तान में हो, चाहे इराक में हो, या उत्तरी अमेरिका कहीं भी, तो उससे निकलने वाली जो मटेरियल होता है उसमें बहुत सारी एक रूपता होती है। अब देखिए वह कहते हैं प्रकृति की एकता, लास्ट में कहते हैं नेचर की जो है एकता है, यानी प्रकृति की एकता पे इन्होंने बल दिए। देखिए अगर हमबोल्ट महोदय से संबंधित अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो अब इसको आप इतना अगर लिखते हैं तो यह आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू मित्रों।